आइए अब नज़र डालते हैं पांचवें पॉइंट पर, जहां हम डिस्कस करेंगे मौसमी व्यवसाय में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता जो है उसकी गणना कैसे करते हैं। आपको याद होगा मौसमी व्यवसाय के बारे में हमने पहले देखा है। और अक्सर मौसमी व्यवसाय जो है वो सीजनैलिटी जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, सीजनैलिटी के कई कारण हैं, पर एक सर्वसाधारण कारण जो जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे बहुत कॉमन है, वो कारण है कच्चे माल की सीजनैलिटी। तो कच्चा माल अगर सीजनल है तो आपका बिजनेस भी सीजनल हो जाएगा। तो जैसे आप अगर आम के अचार के बिजनेस की बात करते हो, तो कच्चा आम जो आपका इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, तो कच्चा आम अक्सर गर्मियों के शुरुआती के मौसम में सस्ते मिलते हैं क्योंकि उनकी उपलब्धता भी काफी होती है उस वक्त। तो इसका मतलब है अगर आपका आम के अचार बनाने का बिजनेस है तो वो सीजनल बन गया, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो सीजनल है। और इसीलिए ऐसे बिजनेस में जब कच्चा माल जिस महीने में आप खरीदेंगे, उस महीने में व्यवसाय को अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल की योजना बनानी पड़ेगी। और अगर आप कंपेयर करेंगे उस महीने की राशि किसी और महीने के राशि से, तो ये दिखाई देगा आपको कि जिस महीने में आपको ढेर सारा कच्चा माल लेना है, उस महीने में आपको वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगा। खास करके अगर आपने कंपेयर किया औसत महीनों से, तो इन महीनों में जरूरत बहुत ज्यादा है वर्किंग कैपिटल की। बट कुछ कुछ कारण ऐसे भी है जिनके कारण, सीजनैलिटी तो एक है ही, पर जिनके कारण आपकी आवश्यक वर्किंग कैपिटल की मात्रा भी बढ़ सकती है। एक सीजनैलिटी है पर कुछ और चीजें भी है। तो आइए देखते हैं, एक आम के अचार का व्यवसाय को आगे लेके चलते हैं और उसके रूप में हम देख पाएंगे कि वर्किंग कैपिटल की गणना कैसे करनी चाहिए मौसमी व्यवसाय व्यवसाय के लिए। तो ये है लीना का व्यवसाय, जो आम का अचार बना के बेच रही है। और दिसंबर में लीना सोच रही है अगले वर्ष के बारे में कि क्या करना चाहिए। और वो जब देखती है कि भाई पिछले साल 12 महीने में जो हुआ है, उसको लेके लीना को पता चलेगा कि औसत मास महीने में आवश्यक वर्किंग कैपिटल कुछ 20,000 तक उसको जरूरी है। और अब वो सोच रही है ये कि अगर औसत महीने में मुझे 20,000 कैप वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो अगले साल के कारोबार में क्या होगा। और उनके मन में कुछ घटनाएं है जो होना जरूरी है बिजनेस में उसके लिए, और उन घटनाओं के बारे में वो सोच रही है अगले साल। उसको पता है मार्च में ज्यादातर कच्चा माल बाजार में आ जाएगा और उसको खरीदना पड़ेगा, और करीबन 25,000 रुपया उसके लिए चाहिए होगा उसको मार्च में। पर सारा कच्चा माल वो नहीं खरीद पाएंगी, क्योंकि सारा कच्चा माल वो प्रोसेस भी नहीं कर पाएगी मार्च में सॉरी। तो अप्रैल में उसको फिर से अतिरिक्त कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, और हो सकता है 15,000 रुपए तक। एक कार्यकर्ता को भी उसको रखना पड़ेगा काम पे पार्ट टाइम, क्योंकि अगर कच्चा माल इतना ज्यादा है तो अकेला प्रोसेस नहीं कर पाएगी वो। तो अप्रैल में उसको दो चीजों को ध्यान में रखना है, एक तो अतिरिक्त कच्चा माल खरीदना है, और 2 महीने के लिए एक व्यक्ति को पार्ट टाइम के रूप से रखना जरूरी है, जिसकी सैलरी अगर हो 7,500 महीने का, तो 15,000 उसमें ही जाएगा उसका। या अगर सैलरी थोड़ा कम है तो कम जाएगा, पर आम भी खरीदने हैं, तो कुल मिला के 15,000 अप्रैल में उसका बजट है। मई में पैकेजिंग करना होगा, क्योंकि अचार बन जाएगा तब तक।
और एक और अतिरिक्त पार्ट टाइम को कर्मी रखना उसको ज़रूरी है। आ, और उसके लिए उसको 25,000 रुपया रखना पड़ेगा सेपरेट। उसको ये भी पता है कि वो इतना सारा ढेर सारा अचार जो बनाएगी, कुछ कुछ तो वो बेच पाएगी गांव में लोगों को, पर कुछ कुछ ऐसे मौके आएंगे जैसा बड़ा त्योहार है, और त्योहार के दौरान एक बड़ा प्रदर्शन होगा, और वो प्रदर्शन में वो अपना टेबल या स्टॉल लगा के अचार बेचना चाहेगी। तो कुछ उपकरण या प्रदर्शन सामग्री को उसको खरीदना पड़ेगा सितंबर में। तो उसके लिए उसको 5,000 रुपया वर्किंग कैपिटल का जरूरी होगा। और अक्टूबर से दिसंबर लेके ये त्योहार के महीने हैं और प्रदर्शनियां चलते रहेगी। और करीबन 15,000 हर महीने में उसको लगेगा स्टॉल का किराया देने के लिए, और स्टॉल में अगर कोई आदमी वहां रखेगी वो, तो उसको बोनस देने के लिए। पर उसको ये भी पता है कि वो स्टॉल से उसका काफी बिजनेस भी आएगा। तो हो सकता है 25,000 का रेवेन्यू भी, मासिक रेवेन्यू नकद बिक्री से आ जाएगा उसके लिए। तो ये सब चीजों के बारे में वो दिसंबर में ही सोच रही है कि अगले साल ये सब चीजें होने वाली है। और ये अगर आप लीना के रूप से देखेंगे, लीना के नजरिए से देखेंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप इसको थोड़ा नंबर में लिखें हर महीने, जो आपको ये टेबल में दिखाई दे रहा है, जनवरी फरवरी से लेके पूरा दिसंबर तक, और ये आपका फोरकास्टेड वर्किंग कैपिटल है। इसका मतलब ये है, अगर जनवरी कोई साधारण महीना है, तो लीना को पता है कि उसको 20,000 रुपया लगेगा वर्किंग कैपिटल में। पर आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया था मार्च में क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा, मई में क्या होगा। और ये दिखाई दे रहा है आपको कि ये कोई साधारण महीने नहीं है लीना के लिए, ये असाधारण महीने हैं। और असाधारण महीनों में असाधारण होने का कारण दो तरीका का है। एक है सीजनैलिटी, जो रॉ मटेरियल की तरफ से आ रही है। पर दूसरा जो सीजनैलिटी का कारण है, वो उसका प्रक्रिया भी है के कारण आ रहा है। क्योंकि ये रॉ मटेरियल खरीदने के बाद इतना सारा रॉ मटेरियल वो ज्यादा दिन तो नहीं रख पाएगी, उसको तो उसका अचार बनाना पड़ेगा जल्दी ही। तो इसीलिए उसको 2-3 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, और उनका वेतन जो है वो वर्किंग कैपिटल से आएगा। तो अप्रैल में ये कोई साधारण महीने नहीं है। पर फिर जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा, जून जुलाई से लेके अगस्त तक फिर से सर्वसाधारण महीने हैं, और सितंबर में फिर थोड़ा असाधारण महीना हो जाएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है उतार चढ़ाव, ये ग्राफ में अच्छे से दिखाई दे रहा है। नंबर में भी वही दर्शा रहा है, नंबर भी वही दर्शा रहे हैं। और थोड़ा ये अक्टूबर से दिसंबर का नंबर जो है, इसमें आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये 30,000 है, क्योंकि आपको याद होगा 10,000 एक्स्ट्रा है, 20,000 तो सर्वसाधारण महीने का तो है ही। तो ये थोड़ा आप चेंज कर लेना 3 महीने का, और ग्राफ में ठीक दिखाया है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि उतार चढ़ाव जो है वो ग्राफ में अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है आपके फोरकास्टेड वर्किंग कैपिटल के। तो हर उद्यमी को इस तरह से पूरे साल के बारे में सोचना चाहिए कि अलग अलग महीने में अलग अलग चीजें होने का संभव है, और उसके कारण वर्किंग कैपिटल जो है, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल जो है, उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है। अब उसके पास 20,000 रुपया तो है, जो हमेशा उसके पास होता है वर्किंग कैपिटल के लिए। और उसको ये भी पता है कि ये जनवरी और फरवरी के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि जनवरी फरवरी में थोड़ा थोड़ा बहुत सेल भी हो जाएगा जो उसका स्टॉक है पुराना उसका। पर वो जब मासिक नंबर देखती है मार्च से लेके आगे तक, तो उसको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि जो उसके पास 20,000 है उससे काम नहीं चलेगा। और मार्च से लेके उसको 25,000 रुपए की
और आवश्यकता होगी, जैसे हमने देखा उतार चढ़ाव में, और वो पैसा उसको लगाने के लिए और 2 महीना है, जनवरी और फरवरी में। तो ये 2 महीने में उसको अतिरिक्त राशि प्राप्त करना जरूरी है। तो वो सोचती है कि बेहतर होगा कि ये अतिरिक्त राशि के लिए, जो भी जहां से भी वो आएगी राशि, वो सिर्फ बेहतर ये होगा सिर्फ 1 महीने के लिए ना प्लान करे, पर कम से कम 2-3 महीनों के लिए इसका प्लान करना जरूरी है। और ये वो ऋण से उठाने की सोच रही है, कि क्योंकि उनके कोई फ्रेंड है जो लोन देने को तैयार है। और हम थोड़ा बाद में देखेंगे इसको, कि 3 महीने का लोन लेना पर्याप्त है या लंबा लोन लेना चाहिए। पर ये चीज आप याद रखिएगा कि जो ये लोन की जरूरत है वो ज्यादा महीनों के लिए नहीं है, लेना के लिए सिर्फ ये 2-3 महीनों की बात है। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि लोन आपको सिर्फ 3 महीने का ही लेना है। और जब हम ईएमआई की बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, तब ये बात फिर से आपके मन में आपको लाना है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं और आगे का पॉइंट देखते हैं कि व्यवसाय में पूंजी कहां से आती है। ये फ्लैशबैक है, आपको याद होगा हमने देखा था पूंजी क्या चीज है, और दो अलग अलग टाइप की पूंजी क्या होती है, अचल पूंजी फिक्स फिक्स कैपिटल, और कार्यशील पूंजी जो वर्किंग कैपिटल है। और जो व्यवसाय की पूंजी है, इसमें दोनों फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों शामिल है। तो ये देखते हैं पूंजी कहां से आती है बिजनेस में। तो मोटा मोटी दो विकल्प है व्यवसाय के मालिकों के पास पूंजी जुटाने के। और पहला विकल्प यह है कि अपने खुद के जेब से वो पैसा डाल सकते हैं, जिसको हम इक्विटी कहते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि वो उधार ले सकते हैं लोगों से पैसा, बैंक से हो या दोस्तों से हो, और इसको हम ऋण कहेंगे। अंग्रेजी में इनको इन दो शब्दों को इक्विटी और लोन कहेंगे, हिंदी में हम इक्विटी कहेंगे और ऋण कहेंगे। तो मालिक अपने जेब से क्यों पैसा डाल रहा है? इसीलिए डाल रहा है कि उसको मुनाफे का जो हिस्सा है वो उसे मिलने वाला है। और साथ साथ मालिक का दूसरा भी काम है, सिर्फ पैसा पूंजी के हैसियत से देना ही नहीं, पर वो पूंजी डालने के बाद उसका ये भी काम है कि व्यवसाय में जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो भी मालिक को लेने हैं। तो अगर इक्विटी का निवेश मालिक करता है तो साथ साथ ये दो चीजें आ जाती है। एक तो आप मालिक को मुनाफे का हिस्सा मिलता है, और दूसरा मौका मिलता है व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का। अगर व्यवसाय ने लोन लिया है, कहीं से ऋण लिया है, तो मुनाफे का हिस्सा देने की जरूरत नहीं है। और ना ही जिस व्यक्ति ने आपको ऋण दिया है उससे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जब ऋण लेते हैं हम, तो ऋण का पैसा वापस देना है और साथ साथ ब्याज देना पड़ता है। तो ये काफी अलग अलग चीजें हैं, इक्विटी और लोन। तो बिजनेस के पास ये दोनों चॉइस है। इक्विटी भी मदद करता है पूंजी उठाने के लिए, और ऋण भी काम आता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इक्विटी ले या सिर्फ आप ऋण ले, हो सकता है आप दोनों ले। तो इसका मतलब है कारोबारी में इक्विटी और लोन का दोनों का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। और यह कोई नियम नहीं है कि भाई 40% इक्विटी से आना चाहिए और 60% ऋण से आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसको कैसे डिसाइड करें कि कितनी पूंजी कहाँ से आएगी? तो ये समझने के लिए दो कारकों पर हमको देख दो कारक देखना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि इक्विटी से आप उठा रहे हो या लोन से उठा रहे हो पूंजी। आपको पहले देखना है कि क्या ये चीज आसान है
या आसान नहीं है। तो कितना आसान है, ये पहला कारक है जिस पर आपका डिसीजन निर्भर है। और आपको ये भी देखना है कि अगर इन दोनों से आप पूंजी उठा रहे हो, पूंजी जुटा रहे हो, तो कितनी महंगी पड़ेगी पूंजी आपको, ये भी देखना जरूरी है। तो कितना आसान है और कितना महंगा है, ये दोनों चीजों को देखना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि कितनी पूंजी आप इक्विटी से लेंगे और कितनी पूंजी आप ऋण से लेंगे। बैंक जो अक्सर हमारे गांव में आपको दिखाई देगी, आपके हर गांव में बड़े से बड़े बैंक का ब्रांच जरूर होगा, और अक्सर उनके पास छोटे व्यवसाय के लिए ऋण देने का योजना होती है। पर आप जब ऋण लेते हो बैंक से आपके व्यवसाय के लिए, तो बैंक तभी ऋण देगी जब आपके पास बिजनेस प्लान होगा। और आगे का जो मॉड्यूल है हमारा बिजनेस प्लान का, उसमें हम देखेंगे बिजनेस की प्रणाली जिसको कहते हैं, या बिजनेस प्लान कैसे बनाई जाती है। पर आपको अभी सिर्फ ये याद रखना है कि ऋण ऐसे ही नहीं मिलेगा बैंक से, आपको बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा बैंक को। और बैंक अक्सर ऋण देने से पहले कुछ मूल्यवान चीज आपसे मांग लेगी, जैसे कि आपकी भूमि है या संपत्ति का हक है। इसके कागजात जो है आपके, वो आपको बैंक को देने पड़ेंगे, और बैंक अपने पास वो सुरक्षित रख देगी जब तक आप ऋण लौटाते नहीं हो। ऐसे ऋण बैंक के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। और अगर ऋण सुरक्षित है बैंक के लिए, तो ऋण का चार्ज या इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। पर अगर बैंक आपको असुरक्षित ऋण दे रही है, इसका मतलब है आपकी कोई मूल्यवान चीज बैंक के पास नहीं है, तो फिर वो ऋण सस्ता नहीं होगा, वो महंगा पड़ेगा आपको। तो ये भी आपको देखना है कि आपकी लागत क्या है ऋण पर। तीसरी चीज है, बैंक अक्सर वर्किंग कैपिटल के लिए ऋण आसानी से नहीं देती है। पर अगर फिक्स कैपिटल है जिससे आप एसेट खरीदेंगे, तो ये थोड़ा आसान है। और इसीलिए अक्सर उद्यमी को वर्किंग कैपिटल के ऋण के लिए परिवार से या दोस्तों से बात करना जरूरी होता है, क्योंकि बैंक अक्सर नहीं देना चाहती है वर्किंग कैपिटल लोन। पर फिक्स कैपिटल के लिए बैंक आसानी से देती है, क्योंकि आपके जो कागजात है फिक्स कैपिटल के, मतलब एसेट जो खरीदते हो आप, वो आसानी से आप बैंक को दे सकते हो सुरक्षा के रूप में। पर वर्किंग कैपिटल में आप कुछ खरीद नहीं रहे हो, तो इसीलिए बैंक कहती है कि भाई, अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रहे हो, तो मेरे पास क्या गारंटी है कि आप पैसा वापस देंगे। और अगर ऐसा नहीं आप दे सकते हो, तो मैं वर्किंग कैपिटल लोन आपको नहीं दे सकते हैं, ऐसा मैनेजर बैंक का बोल सकता है आपको। तो अक्सर आपको वर्किंग कैपिटल लोन के लिए दोस्तों से या परिवारों से संपर्क करना पड़ेगा। पर फिक्स कैपिटल के लिए बैंक के अक्सर प्रदान करने की योजनाएं काफी है गांव में। तो इसका मतलब है, हर व्यवसाय जब पूंजी प्राप्त करता है बाहर से, तो उसे लागत देनी पड़ती है, लागत लगती है। अब जैसे बिजनेस ने अगर ऋण लिया है, तो ब्याज जो है वो उसकी लागत है। पर अगर बिजनेस ने इक्विटी से पूंजी प्राप्त की है, तो उसमें तो ब्याज नहीं होता है। पर आप ये सोचो कि जो मालिक खुद का पैसा डाल रहा है इक्विटी के हैसियत से, वो क्यों डाल रहा है? क्योंकि उसकी कुछ उम्मीद है, उसकी कुछ अपेक्षा है। और अपेक्षा ये है कि हर व्यवसाय हर महीने हर साल जो प्रॉफिट कमाएगा, उसका एक हिस्सा मालिक को देना जरूरी है। इसीलिए तो मालिक पूंजी डाल रहा है ना, नहीं तो क्यों डालेगा। तो ये जो अपेक्षा है, इसको हम इक्विटी की लागत कहते हैं, क्योंकि ये अपेक्षा आपको निभानी है, बिजनेस को निभानी है।
और जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं, क्योंकि मालिक बोल रहा है कि भाई मैं 10,000 बिजनेस में डाल रहा हूं, अगर मैं बिजनेस में नहीं डालता तो इसका मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट खोल लेता, उस पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है कम से कम उतना तो बिजनेस से तो आना ही चाहिए। उससे भले ही बहुत ज्यादा आना चाहिए, पर कम से कम उतना आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ये अवसर लागत है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मालिक के लिए। तो इक्विटी का मतलब यह है कि आपको अपेक्षा है मालिक के हैसियत से, बिजनेस से, कि बिजनेस आपको कुछ हिस्सा प्रॉफिट का हर साल जरूर देगा, और वो हिस्सा कम से कम फिक्स डिपॉजिट से तो ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो क्यों दे पैसा। तो ये अपेक्षा जो है इसको हम इक्विटी की लागत कह सकते हैं। आपको याद होगा हमने बिजनेस वायबिलिटी का फ्रेमवर्क देखा है, ढांचा देखा है, 4C+E। तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस वायबिलिटी का मतलब यह है कि व्यवसाय व्यवहार्य होना चाहिए, और व्यवहार्य व्यवसाय तभी होगा जब पूंजी की लागत वो आसानी से निभा पाएगा, और साथ साथ उसके पास, बिजनेस के पास कुछ पैसा बचेगा, ताकि जिससे भविष्य में विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि व्यवसाय तभी व्यवहार्य व्यवसाय बनेगा, अगर व्यवसाय में ऋण है तो व्यवसाय का जो ऋण का ब्याज है वो देने के लिए व्यवसाय के पास पर्याप्त नकदी है, और ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी है, तभी हम कह सकते हैं कि व्यवहार्य है। अगर इतना पैसा बिजनेस के पास नहीं है तो व्यवहार्यता नहीं है बिजनेस की। और अगर मालिक ने स्वयं पैसे डाला है, तो अगर बिजनेस हर साल मुनाफे का हिस्सा अगर वे मालिक को नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब है व्यवहार्यता बिजनेस में नहीं है। तो भले ही पूंजी आपकी ऋण से आ रही हो या मालिक से आ रही हो, व्यवहार्यता को देखना जरूरी है दोनों चीजों के लिए। तो हमारा मुख्य बिंदु यह है कि व्यवसाय में मालिक अगर खुद के जेब से पैसा डालता है तो उसको हम इक्विटी कहेंगे, या फिर व्यवसाय दूसरों से उधार ले रहा है तो उसको ऋण कहेंगे। और ये दोनों चीजों से बिजनेस पूंजी उठा सकता है। जब बिजनेस कोई ऋण लेता है तो उस पर ब्याज देना पड़ता है, और जब बिजनेस इक्विटी लेता है तो भले ही उस पर ब्याज नहीं है, पर जिस मालिक ने पैसा डाला है उसकी अपेक्षा जो है रिटर्न्स की, ये इक्विटी की लागत है। और व्यवसाय आर्थिक रूप से तभी व्यवहार्य होगा जब उसके पास पर्याप्त लाभ है, जिससे वो ब्याज का भुगतान कर सकता है, ऋण की चुकौती कर सकता है, और मालिक को निवेश के बदले में मुनाफे का हिस्सा भी दे सकता है। और उसके बिजनेस के पास ये सब करने के बाद अभी भी कुछ पैसा होना जरूरी है, जिसको आगे चल के बिजनेस में सहायता दे सकती है। तो आइए अब देखते हैं 7 नंबर के पॉइंट पर, जिसमें हम देखेंगे व्यवसाय में इक्विटी और ऋण के माध्यम से जो पूंजी आ रही है उसका प्रबंधन कैसे करें। जब व्यवसाय की शुरुआत होती है तो आमतौर पर उस वक्त फिक्स कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि शुरुआत में आपको मशीन खरीदना पड़ता है या बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है, जो भी है, और उसके लिए फिक्स कैपिटल का होना जरूरी है। लेकिन अगर ये समय निकल गया तो उसके बाद अधिकांश समय व्यवसाय चलाने के लिए
ये नहीं कह सकते कि फिक्स कैपिटल की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं। हो सकता है कि आगे चल के भी कुछ फिक्स कैपिटल की जरूरत हो। जैसे आपका अगर मशीन खराब हो गया तो आपको मशीन खरीदना पड़ेगा, नया मशीन। अगर नया मशीन खरीदना है तो आपको फिक्स कैपिटल फिर से लगेगा। तो भले ही हम कह सकते हैं कि फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा आम तौर पर शुरुआत में होती है, पर आगे चल के भी थोड़ा बहुत फिक्स कैपिटल की जरूरत हो सकती है। जैसे ये अभी हमने देखा कि पुराना मशीन अचानक काम करना बंद कर दिया, तो यह नया मशीन खरीदने के लिए आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत है। मान लो अगर व्यवसाय या बिजनेस ठीक से चल रहा है और अब मालिक सोच रहा है कि भाई क्यों ना इसको थोड़ा आगे बढ़ाए, क्यों एक और शॉप खोले। और ये शॉप खोलने के लिए या प्रस्तावित करने के लिए या विकसित करने के लिए फिर से आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अब रही वर्किंग कैपिटल की बात, जिसको हम पहले देख चुके हैं। तो महीने के महीने आपको फिक्स कैपिटल लगेगा ना लगेगा बोल नहीं सकते हैं, पर वर्किंग कैपिटल तो जरूर लगेगा। और ये भी हो सकता है कि हर महीने एक ही अमाउंट नहीं लगेगा। जैसे हमने सीजनैलिटी बिजनेस में देखा था, अक्सर कुछ महीनों में आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा है, तो महीने दर महीने ये बढ़ भी सकती है जरूरत। तो इसका मतलब है अगर मालिक खुद के जेब से पैसा डाल रहा है, जो वर्किंग कैपिटल की तरफ भी जाएगा और फिक्स कैपिटल के रूप में भी जाएगा, तो मालिक को ये सोचना है कि भाई ये सिर्फ एक बार की चीज नहीं है। शुरुआत में तो आपको डालना ही है, पर हो सकता है आपको हर महीने वर्किंग कैपिटल का अगर शॉर्टेज है तो आपको डालना जरूरी है फिर आपके जेब से पैसा। या फिर मशीन काम करना बंद कर दिया, मशीन खरीदना है, फिर से आपकी जेब से फिक्स कैपिटल जाएगा। तो इसका मतलब है मालिक अगर डालना चाहता है पूंजी, तो उसको ये मन में रखना जरूरी है कि भाई ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है, पर इसको बार बार शायद करना पड़ेगा। यदि अगर बिजनेस ऋण ले रहा है तो इसमें भी वही चीज आएगी। शुरुआत में तो आपको ऋण ऋण लेना जरूरी पड़ेगा क्योंकि आप मशीन खरीद रहे हो, पर हो सकता है बाद के महीनों में आपको फिर से ज्यादा ऋण लेना पड़ेगा क्योंकि नया मशीन खरीदना पड़ेगा अगर खराब हो गया तो। या फिर आप एक और नौकर रखेंगे तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, तो फिर से लोन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है पूंजी की आवश्यकता जो है बिजनेस में वो अक्सर एक बार नहीं बार बार हो सकती है। तो इसका मतलब है अगर आपने तय कर लिया कि नहीं आपकी पूंजी इक्विटी से आएगी, तो इसमें कई सारी चीजें शामिल है। तो थोड़ा गौर करते हैं उन पर क्या है। तो सबसे पहला बड़ा मुद्दा तो ये है, जब फिक्स कैपिटल इक्विटी से आती है तो जो पैसा डाल रहा है या डाल रही है, जिसको हम निवेशक कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे इन्वेस्टर, उसकी अपेक्षा क्या है? उसकी अपेक्षा ये है कि भाई मैं पैसा डाल रही हूँ बिजनेस में, और इसीलिए डाल रही हूँ कि मुझे कोई अपेक्षा है हर महीने हर साल कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मेरे पास आएगा। और यह कब तक जारी रहेगा? उसकी अपेक्षा यह है कि यह जब तक जारी रहेगा जब तक मेरा पैसा बिजनेस में अटका हुआ है। तो इसका मतलब है अगर इन्वेस्टर, आपका निवेशक पैसा डाल रहा है तो उसकी अपेक्षा सिर्फ एक महीने के लिए और एक साल के लिए नहीं है। उसकी अपेक्षा यह है कि जब तक मेरा पैसा बिजनेस में है पूंजी के हैसियत से, तब तक मुझे प्रॉफिट का हिस्सा आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस को यह भी देखना है कि भाई हर महीने भले ही नहीं होगा, पर साल में
कम से कम एक बार आपको मुनाफे का हिस्सा निवेशक को देना पड़ेगा, नहीं तो उसकी अपेक्षा जो है वो भंग हो जाएगी। तो ये तय करना जरूरी है बिजनेस को कि भाई अगर इक्विटी आप ले रहे हो तो कितना मुनाफा आपको बनाना चाहिए, ताकि उस मुनाफे का कुछ हिस्सा आप ये निवेशक को दे सकते हो और वो निवेशक उस हिस्से से खुश हो। तो ये डिसीजन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिजनेस के लिए। और अक्सर बिजनेस के शुरुआत में प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर हो सकता है कुछ 6 9 10 11 12 महीने के बाद में बिजनेस कुछ प्रॉफिट कमा ले। उसके पहले तो मुश्किल होगा अक्सर। और जब जिस दिन आपका प्रॉफिट आ जाएगा उस दिन मालिक वो प्रॉफिट को ले जाना चाहेगा, पर बिजनेस के नाम से उसको ये प्रलोभन से उबरना चाहिए। और बिजनेस के शुरुआत में भले ही प्रॉफिट आ गया, अधिकांश या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस में फिर से निवेश करना चाहिए रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप से। और ये जो प्रलोभन है कि भाई जैसे प्रॉफिट आ गया वैसे मैं घर ले जाऊंगा, ये प्रलोभन को, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे टेम्पटेशन या हिंदी में कहेंगे प्रलोभन, इससे उबरना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इससे उबरे नहीं और प्रॉफिट घर ले गए तो हो सकता है अगले महीने प्रॉफिट को बिजनेस को घाटा हो जाए, और ऐसे घाटा चलता रहेगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो भले ही आपका 6 9 महीने में प्रॉफिट बन जाएगा, पर कुछ महीनों के लिए कम से कम वो प्रॉफिट को आप ना निकाले तो ही अच्छा है। क्योंकि अगर ऐसे नहीं होगा तो व्यवसाय के पास कोई अधिशेष कैश नहीं बचेगा। और अगले वर्ष अगर मान लो बिजनेस में कुछ दिक्कत आ गई, और वो दिक्कत सिर्फ 1 2 महीने की नहीं, 6 महीने 7 महीने की है, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। इसीलिए हर मालिक को पहले वर्ष के मुनाफे का छोड़ने का निर्णय लेना चाहिए मन में। सिर्फ यही नहीं, उस मालिक को यह भी सोच के चलना चाहिए कि भाई पहले साल ना तो प्रॉफिट आएगा, बल्कि पहले साल के आखिर में शायद मुझे और कुछ पैसा इक्विटी की हैसियत से देना पड़ेगा। ये मान के चले तो बेहतर है। तो अगर इक्विटी से प्रबंध हो रहा है पूंजी का, तो ये सब चीजों को मालिक के रूप में आपको ध्यान रखना जरूरी है। और ये चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपका अनुभव क्या है। क्या आपको लगता है व्यवसाय में पहले साल के मुनाफे के लिए निवेश करना अच्छा है या नहीं अच्छा है? आपका अनुभव क्या बता रहा है आपको? इसकी थोड़ी अब चर्चा करते हैं। अब ये चर्चा होने के बाद एक ढांचा मैं आपको देना चाहूंगा। ढांचा ये है कि हर व्यवसाय में कुछ पर्याप्त धन होना जरूरी है, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे सेफ्टी फंड, हिंदी में कहेंगे सुरक्षा धन या सुरक्षा निधि। और ये सुरक्षा निधि ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम बिजनेस 3 महीने चल पाएगा वो निधि से, भले ही व्यवसाय को लॉस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये पूंजी पर्याप्त इस रूप से होनी चाहिए कि 3 महीने कम से कम बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है वो अपने आप पूरी हो। अगर इतना पैसा आप बिजनेस में बनाए रखते हो सुरक्षा निधि के रूप से, तो आपका बिजनेस बरकरार रहेगा।
ये ढांचा आपको याद रखना जरूरी है। अगर बिजनेस में आपका ऋण है और वो ऋण चुकाने के लिए या फिर ब्याज देने के लिए आपको पैसा निकालना जरूरी है बिजनेस से, और वो पैसा निकालने के बाद अगर सुरक्षा निधि से भी अधिक है पैसा बचा बचा हुआ, तो मालिक जरूर लाभांश या बोनस के रूप में कुछ हिस्सा ले जा सकता है। पर यह जानना जरूरी है कि ये सुरक्षा निधि का जो अमाउंट है वो बिजनेस में होना बहुत ही आवश्यक है। पर अगर बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है और लगातार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो बिजनेस प्लान है वो ठोस नहीं है। इसका मतलब है आपने कुछ चीजों के बारे में सोचा नहीं है या फिर सोचा है वो गलत है। तो आपको फिर बिजनेस की नियोजना पर वापस जाना चाहिए, और जिसको हम आगे के वाले मॉड्यूल में देखेंगे कि बिजनेस प्लान क्या है। पर जब बिजनेस महीनों महीनों में लॉस बना रहा है, तो उस वो ये दर्शा रहा है कि बिजनेस प्लान में कुछ प्रॉब्लम है, बिजनेस प्लान ठोस नहीं है। अगर पूंजी ऋण से आ रही है, तो ऋण के बारे में दो चीजों को सोचना जरूरी है जो बिजनेस के प्लान में या योजना में शामिल हो। एक है कि आपको ब्याज कितना और कब देना है, और खासकर ये हर महीने आपको देना पड़ेगा। पर कुछ बार कई बार ऐसे होता है आपको 3 महीने में एक बार देना पड़े, या हो सकता है साल में एक बार देना पड़े। पर ज्यादातर ऋण ऐसे ही होते हैं जिनको हर महीने आपको कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको देखनी है कि ये तो ब्याज रहा, पर जो राशि है ऋण की वो भी तो लौटानी है। तो उसका भुगतान आप कब करेंगे ये भी आपको देखना है। तो दो चीजों को देखना है, एक तो ब्याज का भुगतान और दूसरा है राशि का भुगतान। इसका मतलब यह है कि आपका जो हर महीने का मुनाफा है, प्रॉफिट है, उसका एक हिस्सा आपको जरूर नियमित रूप से अलग रखना चाहिए, ताकि आप ऋण के राशि का भुगतान कर पाएंगे। क्योंकि ब्याज के राशि का तो आप कर चुके हो, उसके बाद ही आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा। पर जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें से आपको कुछ भाग नियमित रूप से हर महीने अलग रखना चाहिए, ताकि अगर साल में एक बार आप ऋण की राशि भुगतान करने वाले हो तो आपके पास पर्याप्त राशि है। तो इसका मतलब यह है कि वास्तव में मालिक को ऋण लेने से पहले ही देखना है कि भाई आपके कैश फ्लो का क्या हाल है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको याद होगा ये दो आउटफ्लो आ जाएंगे आपके, एक तो है ब्याज और दूसरा है राशि का पुनर्भुगतान। तो ये जो बाहर जाने वाला कैश है आपका, ये बिजनेस पर बहुत बड़ा असर कर सकता है, और इसीलिए ऋण लेने से पहले कैश फ्लो के बारे में सोचना जरूरी है। और अक्सर ऋण जब आप लेते हो तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा, जिसको हम ईएमआई कहेंगे। और इसको हम देखेंगे गौर से थोड़ा। पर ऋण लेते वक्त आपके पास तीन संख्याएं जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली संख्या यह है कि आप कितना ऋण ले रहे हो, जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल या मूलधन। दूसरी संख्या है कि आपकी अवधि क्या है ये ऋण की,
क्या 1 साल का है, 2 साल का है, 3 महीने का है, 6 साल का है, कितना लंबा लोन है, ये दूसरा नंबर महत्वपूर्ण है। और तीसरा नंबर है कि आप ब्याज का दर जो आप हर महीने देंगे, हर साल देंगे, जो भी है, उसका शुल्क कितना है। तो ये 3 नंबर जरूरी है ऋण लेने से पहले। इन तीनों नंबरों के बारे में सोचना जरूरी है। तो अब रही बात ईएमआई की। सबसे पहले तो देखते हैं ईएमआई का मतलब क्या है। ईएमआई का मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो ई से आपका ई आ गया, मंथली से एम आ गया, और इंस्टॉलमेंट से आई आ गया। तो इसका मतलब क्या है अंग्रेजी में? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब यह है कि हर महीने आप जो पैसा दे रहे हो वो बिल्कुल इक्वल है, हर महीने एक ही अमाउंट आप देंगे। और ये जो अमाउंट है, भुगतान करने वाली राशि जो है, उसमें कुछ ऋण आएगा और कुछ ब्याज आएगा। पर दोनों को अगर जोड़ेंगे आप, तो जोड़ नंबर जो है वो हर महीने एक ही रहेगा, इसीलिए इसको ईएमआई कहते हैं। और अगर आप लोन लंबे समय तक ले रहे हो, मान लो 5 साल, 10 साल, तो इससे दो चीजें होती है। भले आप लोन लंबे समय के लिए ले रहे हो, इसका मतलब है आप ब्याज लंबे समय तक देंगे, पर आपका ईएमआई का जो अमाउंट है हर महीने का, वो कम हो जाता है। और ये समझने के लिए उदाहरण लेना जरूरी है, जिसको हम अब देखेंगे। तो ये 3 ऋणों की तरफ देखते हैं। हर ऋण में जो अमाउंट है वो एक ही है, 1 लाख रुपया अमाउंट है, पर हर ऋण की अवधि अलग अलग है। जैसे ये टेबल में आपको दिखाई दे रहा है, 3 ऋण है, 1, 2 और 3। ऋण की राशि एक ही है, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। पर पहला ऋण है वो 1 साल की अवधि का है, दूसरा है 2 साल का, और तीसरा है 3 साल का। और आपको ये दिखाई देगा आगे कॉलम में कि हर ऋण का जो दर है वो अलग अलग है। जो भी आपको पैसा दे रहा है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। और 3 साल वाला कह रहा है कि भाई मेरा पैसा तो आप 3 साल के बाद ही देंगे मुझे वापस, तो मेरे पास वो पैसा नहीं रहा 3 साल के लिए। तो इसीलिए आपको ब्याज का दर है वो 1 साल से या 2 साल से ज्यादा है। और 1 साल जब ऋण मिलता है आपको, तो जो ऋण दे रहा है वो कह रहा है कि भाई हाँ, 1 साल में तो पैसा आ जाएगा मेरे पास, तो ठीक है। 3 साल का जो अगर ऋण का ब्याज का रेट है अगर 8% है, तो 1 साल में मैं आपको कम दे रहा हूँ 6%। ठीक है। तो जिसका इसका मतलब ये, अगर आपका ऋण लंबे समय का है, लंबी अवधि का है, तो आपका रेट बढ़ जाता है। और आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये रेट को लेके हर साल आपका वार्षिक ब्याज क्या होगा। अगर 6% रेट है तो वार्षिक ब्याज आपका 6,000 आएगा। आपका अगर 7% है तो वार्षिक ब्याज 7,000 आएगा। आपका अगर 8% है तो वार्षिक ब्याज 8,000 आएगा। तो इसका मतलब आपका जो मंथली इंटरेस्ट है, जो कॉलम ए, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, छठवां कॉलम आपका जो दिखाई दे रहा है आपको, तो 6,000 रुपये आप साल भर दे रहे हो, इसका मतलब है हर महीने आप 500 रुपये देंगे। और 8,000 रुपये अगर साल भर दे रहे हो, तो इसका मतलब है हर महीना आपको 667 देना पड़ेगा। इसका मतलब है आपका हर महीने का जो इंटरेस्ट है वो हावी है, बड़ा है इससे लेके। पर आप अगर मंथली चुकौती को देखेंगे, जिसको हम रीपेमेंट कहेंगे, मतलब जो ऋण की राशि है वो भी लौटानी है आपको हर महीने। और यहां पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है।
अगर आपको 1 लाख रुपया 1 साल में लौटाना है, इसका मतलब है 12 महीने में लौटाना है, तो हर महीने आपको 8,333 रुपया देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको 500 रुपया मासिक ब्याज देना पड़ेगा। कुल मिला के आपको हर महीने 8,833 देने पड़ेंगे। पर अगर आपने आपने अगर ऋण 2 साल का लिया है, तो ये 1,000 लौटाने के लिए 1 लाख लौटाने के लिए आपके पास 2 साल है। इसका मतलब है हर महीने, मतलब आपके पास 24 महीने हैं, हर महीने आपको सिर्फ 4,167 रुपया देना पड़ेगा। पर आपका ब्याज बढ़ गया है उससे पहले अमाउंट से। भले ही आपका ब्याज बढ़ गया है, पर आपका मंथली रिपेमेंट कम हो गया है, क्योंकि आपके पास ज्यादा महीने हैं देने के लिए। 24 महीने, आप पहले 12 थे। इसका मतलब है आपका ईएमआई जो है वो ये और इसको जोड़ के सिर्फ 4,750 है, इससे बहुत ही कम है। पर तीसरा लोन इससे बढ़तर है, क्योंकि वो 3 साल का है और वो चुकाने के पास आपके पास 36 महीने हैं, और हर महीने आपको सिर्फ 2,778 देने हैं, ताकि 36 महीनों में आप 1 लाख दे देंगे वापस। इसका मतलब है आपका ईएमआई और ही कम हो रहा है। ये नंबर इसको जोड़ के आपको दिखाई दे रहा है, ईएमआई सिर्फ 3,444 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका लंबे समय का लोन है, तो भले ही आप इंटरेस्ट ज्यादा देंगे, पर आपका ईएमआई कम हो जाएगा हर महीने। तो बिजनेस के पास सुविधा होगी वो पैसा लौटाने के लिए। तो यही हमने अभी देखा कि अगर 1 लाख 1 साल के लिए है, मतलब 12 महीने के लिए है, तो ईएमआई आपका 8,833 है। पर आपका अगर लोन 3 साल का है, तो ईएमआई बहुत ही घट जाता है, बहुत ही कम है। तो इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लंबी अवधि के लिए अगर आप ऋण ले रहे हो, तो भले ही आप कुछ ब्याज जरूर ज्यादा देंगे, पर आपका ईएमआई कम हो जाता है और आपके कैश फ्लो पर असर इतना नहीं पड़ता है ऋण का। पर अगर आप 1 साल का ऋण ले रहे हो, तो कैश फ्लो पर असर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये भी है कि आपका वर्किंग कैपिटल पर असर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा इसका। तो आइए अब वापस जाते हैं लीना के बिजनेस के पास। आपको याद होगा हमने देखा था कि उसने 25,000 रुपए ऋण लेने की एक बात कर रही है वो दोस्त से, और उनके जो दोस्त है वो कह रहे कि हाँ 25,000 रुपए मैं ऋण तो दे सकता हूँ आपको, 3 महीने के लिए मैं प्रतिशत 8% ब्याज आपको प्रति वर्ष पड़ेगा। इसका मतलब है लीना को मार्च से ही ब्याज देना शुरू करना होगा, और मार्च में होगा, अप्रैल में होगा और मई में होगा। पर आपको ये भी अब देखना है कि ब्याज के साथ मूलधन का एक हिस्सा भी उसको चुकाना पड़ेगा वो 3 महीनों में। और जैसे हमने पहले देखा है, अगर आप उसका ईएमआई देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर 8% अगर उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट है, पर 3 महीने का वो लोन ले रही है, तो उसको ब्याज 2,000 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब है उसका महीने का ब्याज जो सिर्फ 3 महीने वो देगी, वो 167 रुपया है। ये कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं लग रहा है, आराम से दे सकती है वो। पर आप अगर मूलधन को देखेंगे, तो 25,000 भी तो उसको चुकाने हैं 3 महीने में, और मंथली रीपेमेंट उसकी मासिक चुकौती होगी 8,333। उसमें अगर आप मंथली इंटरेस्ट मिलाते हो, तो हर महीने उसका ईएमआई होगा 8,500। और ये जो है ईएमआई 8,500 का,
ये वर्किंग कैपिटल को और बढ़ा देगा। तो उसको क्या करना चाहिए? तो बेहतर ये होगा कि वो भले ही लोन ले 25,000 का, पर वो 1 साल का लोन ले, भले ही उसको जरूरत 3 महीने का है। पर अब उसको दोस्त वो कहेगा कि भाई आप 1 साल के लिए लोन ले रहे हो, तो फिर आपका रेट बढ़ गया, 12% होगा। तो अब फिर से ईएमआई का कैलकुलेशन हम करेंगे 25,000 को लेके, पर अवधि होगी 1 साल की। रेट चेंज हो गया, पहले 8 था, अब 12% आ गया। अगर 12% है तो वार्षिक ब्याज जो है वो 3,000 है, और आपका मासिक ब्याज बहुत ज्यादा हो गया, बढ़ के 166 से लेके 250 हो गया आपका। पर आप देखेंगे आपकी मासिक चुकौती जो है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि 25,000 चुकाने के लिए आपके पास अभी 12 महीने हैं, और इसीलिए आपका जो ईएमआई है वो बहुत ही घट गया है, 2,333 आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि भले ही लीना को लोन की जरूरत 3 महीनों के लिए है, पर वो 3 महीने में लोन चुका नहीं सकती है। इसीलिए बेहतर यही होगा लीना को ये चर्चा करनी है मित्र से कि भाई आप लोन दे रहे हो, मुझे भले ही उसके 3 महीने की जरूरत है, पर मैं 3 महीने में आपका पैसा नहीं लौटा सकती, इसीलिए लोन 12 महीने के लिए मुझे चाहिए। क्या आप मंजूर है, सहमत हो? और इस तरह से लीना को बात आगे बढ़ानी है लोन के बारे में। तो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर लंबी अवधि का ऋण अगर उपलब्ध है तो उद्यमी को इसका विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका असर ईएमआई पर जो है वो बढ़िया है, वो ईएमआई को काफी हद तक कम कर देता है। और इसके बाद में जब हम ग्रोथ मॉड्यूल्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कारण भी देखेंगे, कुछ तरीके भी देखेंगे, और उन मॉड्यूल में हमको ये पॉइंट फिर से आ जाएगा कि भाई आपको अगर बिजनेस आगे बढ़ाना है तो पर्याप्त पूंजी आपके पास नहीं है, तो आपको लोन लेना पड़ेगा। और इसीलिए ईएमआई का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, ये बहुत बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है। और जब व्यवसाय को आप आगे बढ़ा रहे हो तो ज्यादा मात्रा में आपको फिक्स कैपिटल और ज्यादा मात्रा में आवश्यक वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपको पूंजी डालनी पड़ेगी जेब से, इक्विटी की हैसियत से, या फिर ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। और अगर आप लोन ले रहे हो तो ये ईएमआई का जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा ग्रोथ मॉड्यूलों में। और इसीलिए ये आपको जानना जरूरी है कि व्यवसाय को बड़ा करने के लिए जो निर्णय उद्यमी ले रहा है, उसे उसी वक्त लेना चाहिए जब व्यवसाय में पर्याप्त रिटेन अर्निंग्स है। अगर पर्याप्त रिटेन अर्निंग्स नहीं है तो उद्यमी को ऋण लेके व्यवसाय का विकास करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका ईएमआई बढ़ जाएगा। तो इसीलिए व्यवसाय व्यवसाय को बढ़ाने में अगर आप अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करना चाहते हो तो आपका लागत बढ़ जाएगा। पर आपके पास अगर पर्याप्त रिटेन अर्निंग्स है तो अतिरिक्त पूंजी की जरूरत कम पड़ेगी आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर उद्यमी को रखना जरूरी मन में कि अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो रिटेन अर्निंग्स को बढ़ाना जरूरी है हर साल। इसका मतलब है हर साल आपको प्रॉफिट का हिस्सा आपके जेब में कम जाना चाहिए, और वो हिस्सा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में वापस डालना चाहिए रिटेन अर्निंग्स के हैसियत से। तो ये रहे आपके मुख्य बिंदु। फिक्स कैपिटल की जरूरत सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, पर आवश्यकता अनुसार बाद में भी पड़ती है बिजनेस को। अगर आप फिक्स कैपिटल इक्विटी से उठा रहे हो तो व्यवसाय के मालिक को कितना हिस्सा देना चाहिए
ये सोचना पर्याप्त है। और वो हिस्सा आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास सुरक्षा निधि के रूप में पर्याप्त लाभ है। आप अगर ऋण का उपयोग कर रहे हो फिक्स कैपिटल को जुटाने के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल को भी जुटाने के लिए, तो आपको ये देखना है कि व्यवसाय के पास क्या इतना कैश है जो ब्याज चुकाने के लिए, ब्याज का भुगतान के लिए करने के लिए आवश्यक है, और क्या आपके पास पर्याप्त धन है जिसको लेके आप ऋण की मात्रा को भी चुका सकते हो। तो आइए आखिरी पॉइंट देखते हैं ये मॉड्यूल का, जिसमें हम देखेंगे व्यवसाय में आवश्यक वर्किंग कैपिटल है उसको कम से कम या न्यूनतम कैसे करें। तो बेहतर यही है हर बिजनेस के लिए कि व्यवसाय में जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत है उसको कम से कम रखे। और इसके लिए कुछ तरीके हैं जो हम आगे आगे चल के अभी देखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस में जो धन है, जो प्रॉफिट है, उसका इस्तेमाल आप वर्किंग कैपिटल के तरफ ना करें, ताकि व्यवसाय बढ़ाने के लिए उसमें उसका उपयोग हम कर सके। इसका मतलब है जो आपका मूल्यवान धन है उसका उपयोग फिक्स कैपिटल के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि उससे आपका बिजनेस बढ़ाने में आपको काम आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको वर्किंग कैपिटल इग्नोर करना है। तो आपको ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि पर्याप्त वर्किंग कैपिटल हो, ताकि रोजमर्रा की गतिविधियां ठीक रूप से चले। तो आपके अनुभव में व्यवसाय को वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम करने के लिए क्या क्या चीज करना जरूरी है, ये आप थोड़ा बताइए, आपके अनुभव उनको लेके। तो पहला तरीका यह है कि सिर्फ पर्याप्त इन्वेंट्री रखें। और ये खासतर बिजनेस है जैसे किराना है, उसमें ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो आपका बहुत ज्यादा पैसा उसमें अटक जाएगा। इसका मतलब है आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो कम से कम इन्वेंट्री को रखना जरूरी है। इसमें दो चीजें आएगी। सबसे पहले तो कितना स्टॉक आपको रखना जरूरी है, ये तय करना। पर अगर आप अक्सर छोटे गांव में बिजनेस चला रहे हो और आपका सामान बड़े गांव से आ रहा है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। और आप अगर सिर्फ छोटी सी इन्वेंट्री रखना चाहेंगे तो आपको हर 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद बड़े गांव में जाके खरीदना पड़ेगा इन्वेंट्री। इसका मतलब है आपका परिवहन का कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है। तो ये बैलेंस करना जरूरी है कि पर्याप्त इन्वेंट्री रखें इस तरह से कि आपका वर्किंग कैपिटल कम हो, पर ऐसी लेवल में रखें ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो। दूसरा प्रॉब्लम इन्वेंट्री का यह है कि कभी कभी सीजनैलिटी होती है। जैसे अगर बड़े त्योहार है, क्रिसमस है या दिवाली है या ईद है, हो सकता है इन बड़े त्योहारों के दौरान आपके कस्टमर आपसे ज्यादा खरीदी करेंगे। तो इसका मतलब है आपको इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रखना जरूरी है दिवाली के पहले या क्रिसमस के पहले या ईद के पहले। तो इसका मतलब यह है कि हर साल हर महीने एक ही लेवल इन्वेंट्री का नहीं होना है। तो आपको ये देख के डिसाइड करना है कि आपकी जो पर्याप्त इन्वेंट्री है वो सीजनल बिजनेस में अलग लेवल पे होगी और नॉन सीजनल बिजनेस में बाकी महीनों में अलग लेवल पे होगी। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप कुछ चीजें बना रहे हो बिजनेस में, जैसे प्रोडक्शन बिजनेस में है,
तो कम से कम समय बिता के उसको जल्दी से जल्दी बनाएं। क्योंकि अगर आपको ज्यादा समय बिताना है बनाने के लिए तो आपका वर्किंग कैपिटल जरूरत भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके वेतन बढ़ जाएंगे लोगों के, क्योंकि आप ज्यादा टाइम बिता रहे हो उन पर। तो बेहतर उपकरण, या जिसको हम कहेंगे यील्ड, जिसका मतलब है पैदावार, तो ऐसा उपकरण यूज करें कि जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको आउटपुट दे कम से कम समय में। दूसरी चीज है, एक तो इक्विपमेंट है, दूसरा है प्रशिक्षण, स्किल जिसको कहेंगे हम। अगर स्किल है लोगों के पास तो वो जल्द से जल्द चीजें बना पाएंगे। अगर स्किल नहीं है तो प्रशिक्षण देना जरूरी है, ताकि उनके कौशल में सुधार आए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ एक ही तरीके से चीज बनाते हैं, क्योंकि वही तरीका हमको पता होता है। पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई अलग तरीका भी है जिससे वही काम किया जा सकता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इम्प्रूवमेंट, हिंदी में कहेंगे सुधार। तो मालिक को इन सुधारों के बारे में सोचना चाहिए कि भाई ये क्या, ये तरीका खराब है, इससे बढ़िया तरीका कोई इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम। ये सोचना भी जरूरी है प्रोडक्शन बिजनेसों में खास तौर पर। और तीसरा और चौथा मुद्दा ये है कि आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बेहतर बनाए, जिससे वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम हो। तो अगर सप्लायर के साथ आप बेहतर क्रेडिट पॉलिसी कर सकते हो, इसका मतलब है कच्चा माल आ जाएगा और आपका भुगतान जितना देर से हो उतना अच्छा है सप्लायर को। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम हो जाएगी। इसका उल्टा आप करेंगे कस्टमर के साथ। आप कस्टमर को कम से कम क्रेडिट की अवधि देना है। इसका मतलब है जल्दी से जल्दी उनसे पैसा अगर आप लेंगे तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम हो जाएगी आपके बिजनेस में। तो बेटर क्रेडिट पॉलिसी का मतलब यह है कि आपकी अगर बेहतर शर्तें हैं कस्टमर्स के साथ और सप्लायर के साथ, तो वर्किंग कैपिटल पर असर अच्छा पड़ेगा आपके। तो ये रहा मुख्य बिंदु। हम लोगों ने चार चीजें देखी कि जिसका इस्तेमाल करके हम वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम से कम कर सकते हैं। पहला पॉइंट था इन्वेंट्री जो है उसको पर्याप्त रूप में रखे। दूसरा है वस्तु बनाने के लिए जो समय है वो कम से कम करे। तीसरा है सप्लायर के साथ जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बेहतर करे आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। और चौथा पॉइंट है ग्राहकों के साथ जो आपका क्रेडिट पॉलिसी है उसको भी बेहतर करे बिजनेस के लिए। तो ये रहा आपका कैपिटल वाला मॉड्यूल।